हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का एमडीसी में सेकेंड सेमेस्टर में सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन, प्राचीन विश्व सभ्यताओं का इतिहास। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अभी कुछ टिप्स बताना चाहूंगा कि आप हिस्ट्री को कैसे पढ़ो, इस वीडियो को कैसे सुनो और कैसे नोट्स बनाओ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक बार में ही आपका कंप्लीट कवर हो जाए सिलेबस। तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि इजी सब्जेक्ट है। इसमें चीजों को समझने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। आप कहानी की तरह चीजों को सुनते हो और समझते हो। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप सुन रहे हो तब तो सब समझ रहे हो, लेकिन जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो लास्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मिस्र की सभ्यता में क्या कंटेंट था, मेसोपोटामिया में क्या था। तो ये जो डिफरेंशिएशन करना कि भाई मिस्र में ये था, मेसोपोटामिया में ये था, ग्रीक में ये था, रोम में ये था, ये डिफरेंशिएशन को याद रखना और करना, यही ही प्रॉब्लम होता है। और इसको ही यही चैलेंज है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चीजें बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग में कहूंगा, अगर आप जैसे जैसे आप वीडियो को सुन रहे हो तो आप एक पेज लो और इस पेज में जितना छोटा, जितना कंसाइज हो सकता है, छोटा तुम छोटी हैंड राइटिंग, इस तरह से आप सेग्रीगेट कर लो, इस तरह से समझ रहे हो। और यहाँ पे जैसे आप लिख लो प्रशासन, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप स्टार्ट कर रहे हो मिस्र के से, तो यहाँ प्रशासन लिख लो। यहाँ कला लिख लो, कला एंड संस्कृति। यहाँ पर शिक्षा लिख लो। फिर यहाँ पर धर्म लिखो, ठीक है। फिर यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था। इस तरह से अलग अलग कॉलम बना लो। और जैसे जैसे आप वीडियो को सुन रहे हो, इस तरह से इस प्रशासन के बारे में जो भी कुछ है, राजा हो गया, कैसे शासन व्यवस्था थी, उसको आप यहाँ लिखो। कला संस्कृति को यहाँ लिखो और बिल्कुल छोटी हैंड राइटिंग में लिखो, ताकि जैसे ही आपका वीडियो खत्म हो तो एक पेज से ज्यादा नहीं, एक पेज में आपका पूरा कंटेंट आ जाए। और आप आपके अपने हाथ से लिखा हुआ कंटेंट रहेगा ना, तो आप जब भी उसको देखोगे ना तो आपको ध्यान आ जाएगा, अच्छा ये ऐसा था। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरे वीडियो का सिलेबस का कंटेंट बहुत ही कंसाइजली एक पेज में हो जाएगा। और जब कंसाइज रहेगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा रहेगा, जब भी आप देखोगे उस पेज खोलेगा, अरे यार बस एक ही पेज तो मुझे रिवीजन करना है। और वही अगर कंसाइज सिलेबस ना रहे, कंसाइज मटेरियल ना रहे पूरे के पूरे कंटेंट का, तो बार बार आप पूरे जो वीडियो है उसको आप सुन नहीं सकते हो। तो हिस्ट्री में जितना कंसाइज रहेगा आपको रिवीजन करना उतना आसान रहेगा। तो तो सबसे पहले तो आप एक वाइट पेज ले लो, या जो भी पेज है वो ले लो, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कॉलम बना लो। और जहां जो कैरेक्टरिस्टिक हो वहां आप लिखता सकते हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन विश्व की सभ्यताओं के इतिहास में सबसे पहले तो आपको इस सिलेबस में इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, फिर मेसोपोटामिया है सभ्यता, ग्रीक सिविलाइजेशन, यूनानी सभ्यता, रोम सिविलाइजेशन, रोम की सभ्यता, ये चार आपके सिलेबस में है। तो ये देखो, जो अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन है उसमें जो मैप है, इस मैप में आप देखो अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन में क्या क्या आता था। जैसे इंडस वैली, ये भारत में है। हड़प्पा की सभ्यता आपने पढ़ा होगा स्कूल में। फिर चाइना का जैंग, यहाँ आप देखो मेसोपोटामिया। फिर मेसोपोटामिया का देखो लोकेशन कहाँ पर है, ये आपका इराक, ईरान जो आज का एरिया है वहां पर है, बगदाद। फिर आप यहाँ देखो नील, नील मतलब इसी को नील रिवर जो है, इसको नील की सब, नील वैली जो है यहीं पे जो सभ्यता आई उसी का नाम है इजिप्ट की सभ्यता। ये यहाँ कहाँ पे इस वर्ल्ड मैप में देखो, ये अफ्रीकन कंटिनेंट है, ठीक है। ये इंडिया है, ये चाइना है। और यहाँ पे देखो यूरोप जो है, यहाँ पर ये क्या यूरोप है। यूरोप में आपका ग्रीस सिविलाइजेशन आया, और यहाँ पर आया रोम की सिविलाइजेशन, इटली का जो है, ठीक है। अब डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे अमेरिका में आपकी ये सिविलाइजेशन थी। ये इन सबको हम लोग बोलते हैं प्राचीन सभ्यताएं, अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन। और सिलेबस में आपका क्या है, केवल मेसोपोटामिया,
नील, रोम और ग्रीस, ये चार ही सिलेबस में हम लोग इसी को कवर करेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज को समझो जो आपको बार बार कंफ्यूजन करेगा, कि एक वर्ड आएगा ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। और दूसरा होता है एडी, आफ्टर डोमिनियन। तो ये वर्ड ईसा पूर्व को ध्यान रखना है। इसको ईसा पूर्व वर्ड आता कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, जो अभी की जो हिस्ट्री है वो ब्रिटिश एरा या अंग्रेजों ने लिखी। तो वहां पे क्रिश्चियन का डोमिनेशन, क्रिश्चियन ने क्या माना कि ईसा मसीह जो भगवान है, उनका जो जन्म हुआ वो जीरो, और ईसा मसीह से पहले जो भी कुछ है उसको हम बोलेंगे ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो होगा वो भी एडी होगा। ठीक है। तो ईसा पूर्व अगर वर्ड आता है, जैसे अगर कोई बोल रहा है लिखा हुआ है 300 बीसी या 300 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह का जन्म जो जीरो मान रहे हैं उससे 300 साल पहले। 400 बीसी मतलब 400 साल पहले। और अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद है 300 एडी, ठीक है, फिर 400 एडी, तो कहने का मतलब क्या है? ईसा पूर्व में 300 साल, 400 साल से 400 साल के बाद आता है, 400 साल ज्यादा पीछे हुआ ईसा पूर्व में। और एडी में 400 साल 300 साल के बाद आएगा। समझ में आ रहा है क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब ईसा पूर्व में कैसे कैसे टाइमलाइन आता है? ईसा पूर्व में जो टाइमलाइन आएगा वो आएगा 500 मान लो, 400, 300, इस तरह से 200, 100, जीरो। ये हो गया तुम्हारा बीसी, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। और जीरो के बाद आएगा 100 एडी, 200 एडी इसमें, और हिंदी में लिखते हैं ईसवी। ठीक है। इस तरह से टाइमलाइन बढ़ता है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता। अब यहाँ पे आप देखो, ये मिस्र की सभ्यता है। ये फिगर तो आप लोग देखा होगा, पिरामिड कहते हैं। तो मिस्र की सभ्यता में ही ये पिरामिड सब बनाया गया था। सबसे पहले इसका लोकेशन देखो, ये आपका अफ्रीका का है। ऊपर में दिखाया था मैंने, देखो फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। अफ्रीकन, ये जो वर्ल्ड मैप था, देखो यहाँ पर ये है ना, नहीं, ये देखो, ये है आपका मिस्र की सभ्यता। ये कंटिनेंट क्या है? पूरा अफ्रीका है। ठीक है। ये आपका अरेबियन पेनिसुला है। और यहाँ से फिर ये आपका अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो, तो ये इंडिया हो गया। तो यहाँ पर है मिस्र की सभ्यता। ठीक है। और यहाँ पर इस वर्ल्ड मैप को एक बार दिमाग में डाल लो कि आगे कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका है, ये देखो ये नील रिवर है। ये इजिप्ट जो है मिस्र की, ये लाइफ लाइन है। और इस चीज को समझो, जितनी भी अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन हुई है वो सब के सब नदी किनारे ही डेवलप है, क्योंकि जीवन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी का होना। तो पहले पहले जितनी भी सिविलाइजेशन है किसी न किसी रिवर के पास हुई है। जैसे भारत की भी जो इंडस वैली है वो सिंधु नदी के पास हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर ये सभ्यता रिवर नील के किनारे विकसित हुई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ नील, नील नदी की देन कहते हैं। और क्यों? नील नदी की उपजाऊ, तो नदी रहेगा तभी वहां पे खेती हो सकती है। और पहले जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी। तो ऑब्वियसली पानी होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखो मैंने जो बोला है, आप डिफरेंट डिफरेंट टॉप सेग्रीगेशन स्टार्ट करो। ठीक है। पहला है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास। तो राजनीतिक विकास में सबसे पहले मिस्र की सभ्यता में ये आपका जो राजा है उसको क्या बोलते थे? फराव कहते थे। ठीक है। ये
फराव कहते थे जिन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता था। फिर शासन व्यवस्था क्या थी, देखो फिगर देख लो, फिगर से चीजें का ध्यान रखें। ये सब, ये क्या है कि पिरामिड के अंदर दीवार पे कुछ इमेजेस हैं, उसमें ये सब है। अब शासन व्यवस्था क्या थी, थ्योरोक्रेसी पे आधारित थी, थ्योरोक्रेसी धर्म तंत्र। थ्योरोक्रेसी में क्या होता है, राजा धार्मिक और राजनीतिक दोनों सत्ता का केंद्र। मतलब धार्मिक पहले आगे चल के क्या हुआ ना, जैसे किसी भी राजघराना में जो भी किंगडम होता था मोनार्की में, उसमें एक राजगुरु होते थे। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ, पोप, वेटिकन किंग, पोप सब मतलब धार्मिक सत्ता का केंद्र थे, और जो किंग होते थे वो राजनीतिक। लेकिन इजिप्ट में क्या था, जो फराओ जो राजा थे वो धार्मिक और राजनीतिक दोनों सत्ता के केंद्र थे। केंद्रीय अधीन, जो केंद्रीकृत प्रशासन, मतलब सारा का सारा पावर राजा के पास होता था, सब राजा के अंडर काम करते थे। केंद्रीकृत, उसको सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। फिर है प्रशासन में कर संग्रह, नगरों देखभाल, खेती कानून व्यवस्था का दायित्व शामिल था। मिस्र की सभ्यता को पुरातन साम्राज्य, ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम में बांटा जा सकता है। आप एकदम कंसाइज नोट्स बनाते रहो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका आर्ट, दूसरा कॉलम आ जाएगा आर्ट का। तो इनकी जो कला थी वो धार्मिक और राजकीय उद्देश्य पे थी। मतलब जो कला का जो केंद्र था वो धर्म था, उससे रिलेटेड ही सारा काम होता था, और एडमिनिस्ट्रेशन पे राजकीय भी। अब देखो स्कल्पचर, मूर्ति कला, इनमें क्या बनता था, फराव राजा और देवताओं की भव्य मूर्तियां बनाई जाती थी। फिर है वॉल पेंटिंग, वॉल भित्ति चित्र हिंदी में कहते हैं। इसमें इसमें दैनिक जीवन, युद्ध, धार्मिक दृश्य, इनको बनाया जाता था। ये देखो इस स्कल्पचर में जो आपका पिरामिड है, ठीक है, पिरामिड के अंदर भी बहुत सी मूर्तियां बनाई गई है। वो सब आगे पार्ट ऑफ स्कल्पचर। स्कल्पचर समझ में आ रहा है, मूर्ति कला तो पत्थरों से बनाया जाता था उस समय। फिर है रिलीजन, धर्म क्या था। तो मिस्रवासी क्या थे, बहुदेववादी, पॉलिथिस्ट। पॉलिथिस्ट समझते हो, जहां पर एक से अधिक देवताओं को माना। जैसे जो हमारी सभ्यता है, हिंदू सभ्यता, वो क्या है, पॉलिथिस्ट है। बहुत सारे भगवान, शंकर, विष्णु, अनगिनत, इनको बहुदेववादी कहते हैं। वही अगर आप दूसरे धर्म में जाओ, क्रिश्चियनिटी में जाओ या इस्लाम में जाओ, वो क्या है, मोनोथिस्ट है। वहां पर एक ही को माना जाता है, जो भी है एक ही है। जैसे इस्लाम में अल्लाह को मानते हैं, ठीक है। तो प्रमुख देवता क्या थे, तो सूर्य भगवान, जैसे हम लोग सूर्यदेव बोलते हैं, सूर्यदेव को वहां पे क्या बोलते थे, राम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में ये सब आ सकता है ये। फिर मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता को ओसिरिस। ठीक है, उसके अलावा आप इस फिगर को देखो, इसमें लगभग बहुत सारे देवताओं के नाम है। इसलिए भैया ओसिरिस का ये इमेज है, ठीक है, ओसिरिस हो गया। फिर है आइसिस, मातृत्व और जादू की देवी, ठीक है। होरस, आकाश देवता, होरस का है इस फिगर में देखो, ये देखो ये होरस है। ये सारे के सारे देवता हैं, तो इंपॉर्टेंट देवता का मैंने नाम लिखा है, आप चाहो तो और बाकी को इंटरनेट पे देख सकते हो। तो पूरा इस बात को ध्यान रखो, जितनी भी अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन हुई है, वो सब के सब पॉलिथिस्ट थे, सब के सब बहुदेववादी थे, बहुत सारे देवता को मानते थे। और जितनी भी अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन है, प्राचीन सभ्यताएं हैं, वहां पर प्रकृति से ही रिलेटेड देवताओं को मानते थे। जैसे आज जो हिंदू धर्म में सूर्य देव है, ठीक है ना, इन नदी को भी देवता, गंगा माँ को गंगा देवी मानते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नेचर के जितने चीजें हैं सबको हम लोग देव मानते हैं। तो प्राचीन सभ्यता में भी यही था। भारत में क्या हुआ कि प्राचीन सभ्यता का अंश जीवित है, हमारी जो सभ्यता है वो खत्म नहीं हो पाई। लेकिन अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन क्या हुई कि उनकी सभ्यताएं खत्म हो गई। तो धीरे धीरे बाद में मोनोथिस्ट धर्म सब आ गया, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। तो ये जो बहुदेववाद था वो खत्म होके सिंगल देवता में आ गए। लेकिन जो शुरुआत था वो सबके सबके प्रकृति आधारित देवताओं की पूजा होती थी। इस बात को आप ध्यान में, तो हमारी जो सभ्यता है वो जीवित रह गई, बची रह गई, ठीक है। अब मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास था, इसलिए वे
ममिफिकेशन करते थे। ठीक है। और आत्मा का और परलोक में अवधारणा धार्मिक विश्वास का केंद्र। तो ममिफिकेशन, अगर आपको ध्यान हो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पिरामिड, वेट, ये देखो, पिरामिड के एक एक, ये देखो, ये हाइट कितनी है। ठीक है, ये देखो, ये एक ब्लॉक है, ये पिरामिड का एक एक ब्लॉक है। ये देखो, इस आदमी को खड़ा जो है, इसको देखो, ये एक ब्लॉक है, तब आपको इसका पता चलेगा कितना बड़ा ये ब्लॉक है। तो आज तक सही मतलब एक कंक्रीट एविडेंस नहीं पता चल पाया है कि कैसे ये ब्लॉक को उठाया गया, कैसे इतनी हाइट तक लाया गया। तो इसको, इसकी जो हाइट है, देखो कितनी है, 210, 146 मीटर। तो मतलब इतना 200 250 मीटर तक जा रही है हाइट। इतना ऊंचा कैसे उठाते थे उस समय, जिसमें न मशीन था, न क्रेन था, कुछ भी नहीं था। इसलिए बहुत लोग है ना, ये भी बोलते हैं कि एंशियंट मतलब एलियंस आके ये सब किए, मतलब पुरानी एक बहुत ही उन्नत कोई सभ्यता रही है, वो आकर इन पिरामिड को बनाया। ये सब कंसेप्ट है, कुछ कोई कोई जानता नहीं कैसे हुआ। ये देखो, इनसाइड जो पिरामिड है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उतना डिटेल नहीं जाना है, बस आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ठीक है, यही है, गीजा वहाँ जगह का नाम है, वहाँ की ये ग्रेट पिरामिड्स है। आप चाहो तो इन डिटेल अपना देख सकते हो, क्या हाइट है, क्या है इस। वहां पे कर्नाक और लक्सर जो धार्मिक केंद्र थे, इस नाम को याद रखो। ठीक है। अब देखो, ये एक मूर्ति है वहां पर, पिरामिड, इसको सिफिंक्स की मूर्तियां कहते हैं। ठीक है, इसमें एक खासियत ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो लाइनिंग है, फिगर अगर ध्यान होगा, ये देखो, मैं यहाँ पे एक आपको लाइनिंग दिखेगी। रुको, इस पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर, ये दिख रहा है, ये जो लाइन है आपको, ये लाइन सब कैसे है, ये सब लाइन वहां पे क्या हुआ है कि ऑलमोस्ट डेजर्ट एरिया टाइप का हो चुका है। जो हवा चलती है तो बालू से घिसते घिसते इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया है। नहीं तो ये काफी, सोचो कितना खूबसूरत रहा होगा जब ये बनाया होगा, कितना विशाल। तो आज इतना ये लगभग कंटिन्यूअस बालू से वो घिस रहा है, इस कारण से इसका ऐसा शेप हो गया है। फिर है, आपका स्टोन का यूज हुआ है सारे कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन खत्म हो चुका है। तो यहाँ तक कि आप इतना सुन लिया, कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैंने जो बोला उस चीज को आपको करना है, कॉलम वाइज बनाना है, और इम्पोर्टेंट चीज सबको याद रखना है। राज बट ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मेसोपोटामिया की। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे नेक्स्ट सेमेस्टर के भी जो एमडीसी, एईसी और माइनर के सब्जेक्ट्स हैं, उसके वीडियो भी अवेलेबल है। आप लोग को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि 30% जो स्टूडेंट है ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन में फेल हो रहे हैं या छोड़ रहे हैं हर साल। तो ये हमारा एक ऑनेस्ट एफर्ट है कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पे वीडियो को सुने, और एक बार सुन लेंगे तो वो डिसेंट मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पास कर जाएंगे। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेजेस में या दूसरे यूनिवर्सिटी में है, उसको भी आप ये शेयर करो, ताकि वो लोग भी फेल होने से बच सके, डिसेंट मार्क्स से पास हो सके। अब हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता या सिविलाइजेशन को देखते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया था, कोई भी एंशियंट सिविलाइजेशन किसी न किसी नदी के आसपास है। तो इस मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की जो नदी है वो है टिग्रिस और यूफ्रेटस। इसको हिंदी में दजला और यूफ्रेटस को फरात नदी कहते हैं। तो इन्हीं दोनों नदी के बीच में इस सभ्यता का विकास हुआ। और इस सभ्यता का लोकेशन कहाँ है? सीरिया, बगदाद, ईरान, ये देखो, इराक, बगदाद, सीरिया, ये जो मॉडर्न जो मिडिल ईस्ट है, वहीं पर इस सभ्यता का
विकास हुआ है। आप वर्ल्ड मैप में ऊपर जाकर देख सकते हो। इस सभ्यता का जो टाइम फ्रेम वो है, देखो, 3,500 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व से लेकर लगभग 529 ईसा, यानी लगभग 3,000 साल ये सभ्यता रही। अब इसमें होता क्या है, इस 3,000 साल में डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी आई। पहले जैसे सुमेरियन आई, फिर अकीडियन आई। ये मान लो ये 3,500 से लेकर करीब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, मान लो 2,800 ईस्वी से। फिर अकीडियन आई, फिर बेबीलो बेबीलोनियन आई, फिर असीरियन आई। ठीक है, ये सारी डायनेस्टी आई 3,000 साल। और इस सारी डायनेस्टी को मिलाकर हम बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3,000 उस इस रीजन में, मेसोपोटामिया का जो रीजन है, इस ये यहाँ पर लगभग 3,000 साल तक डायनेस्टी रही। और इस 3,000 टाइम फ्रेम को हम एक साथ बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसमें अलग अलग डायनेस्टी आई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो मेसोपोटामिया, इसका शाब्दिक अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदी है, दजला और फरात। तो मेसोपोटामिया का मीनिंग ही है दो नदियों के बीच की भूमि। इसका रीजन है मिडिल ईस्ट, इराक, कुवैत, तुर्की, सीरिया, जो आज का हिस्सा है। यहाँ देखिए, इस सभ्यता का क्या बोलते हैं, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडल ऑफ सभ्यता का फाउंड। क्यों बोलते हैं, क्यों इतनी डेवलपमेंट हुई यहाँ पर। वो डेवलपमेंट आज के मॉडर्न साइंस, मॉडर्न सोसाइटी जो है, उसके नींव रखी। आगे हम लोग देखेंगे, जो भी डेवलप साइंटिफिक खोज या एजुकेशन में, मैथ्स में ऐसी चीजें खोजी गई जो आज का जो मॉडर्न सोसाइटी है उसकी नींव रखी, इसीलिए इसको हमने क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा। इसमें आप देख सकते हो, ये देखो, ये मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ, इसके देखो डिफरेंट रीजन, जैसे सुमेर रीजन, यहाँ सुमेरियन डायनेस्टी आई। यहाँ अक्कड़ जो देख रहे हो, यहाँ अकीडियन डायनेस्टी आई। ठीक है, यहीं पर है आपका बेबीलोनियन बेबीलोनियन डायनेस्टी। ठीक है, फिर असर 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 रीजन है यहाँ पर। समझ में आ रहा है, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डायनेस्टी आई, उसी से ये नाम है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेसोपोटामिया सभ्यता पूरे 3,000 साल का टाइम फ्रेम है। उस 3,000 साल में जितनी भी डायनेस्टी आई, सबको मिलाकर हम बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। 3,500 ईसा पूर्व से 500, देखो यहाँ पर काल विभाजन, 3,500 से स्टार्ट हुआ सुमेरियन का, सुमेरियन डायनेस्टी आई। यहाँ इसका, इसमें क्या इंपॉर्टेंट खोज हुआ, लेखन प्रमाण, क्यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं, और शहरीकरण का विकास। फिर देखो अकीरियन, 2,334 से 2154 ईसा पूर्व, यहाँ सरगोन महान द्वारा इसे स्थापित किया गया। बेबीलोनियन डायनेस्टी, 1894 से 1595 ईसा पूर्व। समझ में आ रहा है, ईसा पूर्व में 1894 ज्यादा पीछे हुआ। 1893 से हम 1595, क्योंकि निगेटिव में जा रहा है, नहीं, ईसा पूर्व से हम करते करते किधर आ रहे हैं, जीरो की तरफ आएंगे। फिर जीरो से आगे जाएंगे। स्टार्टिंग में जो मैंने समझाया था वीडियो में, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता ईसा पूर्व में हम उल्टा टाइम कैसे ले रहे हैं। ठीक है, बेबीलोनियन में हम्बुराबू की विधि संहिता, लॉ कोड ऑफ हम्मुराबी। ठीक है, और बेबीलोन शहर का उत्कर्ष। फिर असीरियन डायनेस्टी, 911 ईसा पूर्व से 609 ईसा पूर्व। ठीक है, सैन्य शक्ति और विशाल सीमा। फिर नौ बेबीलोनियन, 626 से 539 ईसा पूर्व। ठीक है, ये यानी 3,500 से लेकर 539, ये इतने समय तक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन रही। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, राजनीतिक और सामाजिक जीवन सबसे पहले। जैसा मैंने बताया था, छोटे छोटे लेटर्स में कंसाइज नोट्स बनाते रहो। रिवीजन बहुत जरूरी है हिस्ट्री में, नहीं तो वीडियो एक बार सुनोगे लगेगा समझ में आ गया, लेकिन लिख नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो और कंफ्यूज हो गए। तो मेसोपोटामिया के छोटे छोटे शहरों को क्या बोलते थे, उर, उरुक, लागाश नाम था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं।
तो मेसोपोटामिया सभ्यता ने अपने शहर राज्य विशाल साम्राज्यों को चलाने के लिए केंद्रीकृत प्रशासन, ठीक है, ध्यान रखना है, केंद्रीकृत सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, राजा सबसे पावरफुल पावर सेंटर होता था। ठीक है। दूसरा चीज ध्यान रखना है, मेसोपोटामिया क्या था, शहरी शहर वाली सभ्यता थी, जैसे सिंधु घाटी थी उस टाइप की। फिर राजा का शासन कैसा था, राजा को कहते थे लूगल, ना जैसे हम लोग राजा कहते हैं हिंदी में, वो लोग लूगल कहते थे राजा को, जो सबसे ऊंचा। और इसे क्या माना जाता था, देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ये देखो एक राजा का ये मिला है उसमें, टेराकोटा मतलब मिट्टी, मिट्टी पे बना हुआ है। अब देखो नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही किसको कहते हैं, जैसे अभी तुम सुनते हो ना, कमिश्नर, डीएम, ये सब, बीडीओ, सीईओ, सब नौकरशाही के ही पार्ट है। तो उस समय के जो नौकरशाही थे उसमें लिपिक जो होते थे, फिर क सर्व करता सैन्य कमांडर, पुरोहित, पुरोहित मतलब प्रीस्ट, पूजा वूजा करा रहे हैं। तो उस समय राजा के साथ हमेशा पुरोहित प्रीस्ट सभी रहते थे। तो ये जो वर्क थे ये नौकरशाही कहलाता था। लिपिक कर संग्रह करता, आज के जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सब है ना, जीएसटी टैक्स लेने आ रहे हैं, उस समय के कर संग्रह करता। फिर ऐतिहासिक, जो लिपिक जो होते थे वो सबसे अधिक शिक्षित होते थे, ठीक है। और इनका काम क्या होता था, वो काम होता था भाई मिट्टी के पट्टियों पर इतिहास को दर्ज करना। तो मिट्टी की पट्टी, ये ध्यान रखना है। और सोचो उसमें कितनी अच्छे से मिट्टी को पकाया जाता था, बनाया जाता, कि उसके अवशेष आज तक बचे हुए हैं काफी हद तक। फिर कानून का लेन देन, कानून, इन सबको, और ऐतिहासिक घटना, इन सब चीज को मिट्टी के पट्टियों पर दर्ज करते थे, लिपिक का काम होता था। और सोचो यहीं से लिपिक, आज भी कहते हैं ना, कलर को क्या बोलते हैं, लिपिक कहते हैं। अब सार्वजनिक कार्य, अब सार्वजनिक कार्य में क्या होगा, कॉमन सेंस से ही सोच लो, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, खेती होती थी, सिंचाई होगी, टैक्स लेना है, नहर, नहर बनाना है, ठीक है, मंदिरों का प्रबंधन करना है, यही सब सार्वजनिक कार्य। अब हम ठीक है, सामाजिक संरचना, ये इम्पोर्टेंट है। इस समय का जो समाज था ना वो तीन वर्ग में बटा हुआ, राजा, पुरोहित और सैनिक, ये सबसे, ये हुआ उच्च वर्ग। फिर मध्यम वर्ग देते, कारीगर, किसान, व्यापारी। और निम्न वर्ग होते थे दास, दास में कौन आते थे, युद्ध बंदी से, जैसे दूसरे राजा के हार गया तो वहां के जो सैनिक हो गए, आम लोग हो गए, उन सबको, वो लोग दास होते थे, या वैसे लोग जो कर्ज लिया चुका नहीं पाए तो वो दास बन गए। ये सब ये निम्न वर्ग हुए। फिर आर्थिक जीवन, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, तो आर्थिक एग्रीकल्चर बेस्ड थी, गेहूं, जौ, खजूर इंपॉर्टेंट फसल थी। सिंचाई होगी, ध्यान रखो एग्रीकल्चर है तो नहर चाहिए, सिंचाई करनी होगी, ठीक है? और व्यापार देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि उस समय जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशन थी ना उसका आपस में व्यापार होता था। ये कैसे पता चला, तो सिद्धू घाटी में, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन जो हमारे भारत की है, तो वहां पे जो सील है, सिक्का है, वो मिला है मेसोपोटामिया का, इजिप्ट सिविलाइजेशन का। इससे क्या पता चलता है, भाई व्यापार होता था, लेन देन, बड़े बड़े उस समय शिप से व्यापार का लेन देन, सिंधु घाटी से कपास भेजा जाता था। तो उस समय व्यापार एंशियंट सिविलाइजेशन में आपस में होता था। फिर आप देखिए, अब है लिपिक विद्यालय, जिसका नाम था एडुबास। एडुबास जैसे यहाँ आपकी क्या हो गई है, ये तुम्हारा कॉलेज है उसी को एडुबास कह रहे हैं, विद्यालय कॉलेज को एडुबा कह रहे हैं। और ये मंदिरों से जुड़े होते थे। ठीक। हाँ देखो पुराने समय में तुम्हें ध्यान होगा कि भारत में भी ऐसी ही व्यवस्था थी, जितने भी मंदिर थे वो एक तरह से शिक्षा के केंद्र थे, वहीं पर शिक्षा मिलती थी, गुरुकुल कहते थे। उसी तरह से एडुबा हो गया। और उद्देश्य क्या होगा, शिक्षा का उद्देश्य भविष्य के लिपिकों, पुरोहित और प्रशासकों को प्रशिक्षित करना है। जैसे आज है ना, आज शिक्षा का क्या उद्देश्य है, फ्यूचर के डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बनाना है, आईएएस बनाना है, नेता बनाना है। उसी तरह से उस समय भी प्रशिक्षित करना है। और शिक्षा जो था उच्च दर्जा और शक्ति प्रदान करता था, समाज में सबको नहीं था, उच्च वर्ग तक ही सीमित थी। फिर देखो लेखन प्रणाली, ये सब देखो, क्यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट, यही है तुम्हारा लेखन, देख रहे हो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है,
ये वही लेखन है, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे आज तुम है ना क ख ग ABCD, उसी टाइप का उस समय का ये लेखन है। इसको डिसिफर कर दिया है, इसको पढ़ लिया गया है कि क्या मीनिंग होता है। ये मिट्टी पे ही, मिट्टी के पट्टी पे मिला है, समझ में आ रहा है। फिर देखो, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इम्पोर्टेंट, मैथ्स में इनका क्या योगदान है? तो मैथ्स में देखो, 60 आधारी या सेक्साडेसिमल प्रणाली का विकास किया। ये प्रणाली क्या है? तो आज जो तुम जानते हो ना, 60 सेकेंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, 360 डिग्री एक सर्किल होता है, ये सब का सब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में ही डेवलप हुआ है। सोचो आज तक हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, हमारा भी बेसिस आज वही है। फिर तुम्हारा ज्योमेट्री अलजेब्रा, बहुत उस समय जो डेवलपमेंट हुआ, आज तक ज्योमेट्री और अलजेब्रा का वो फाउंडेशन है। इसीलिए फिर देखो खगोल विज्ञान में स्टार्स, चंद्रमा, प्लैनेट्स, इनका पंचांग कैलेंडर का भी सिर्फ आज भी देख रहे हो, पंचांग हम लोग यूज कर रहे हैं। तो पंचांग बिल्कुल सेम नहीं होगा जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं, लेकिन सोचो कि उसमें भी लोगों ने पढ़ा और डेवलप किया चीजों को। इसीलिए इसको कहा जाता है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। फिर हम अब आगे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो डायनेस्टी आई थी, सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन, उस डायनेस्टी में समाज कैसा था उसको पढ़ रहे हैं। तो सुमेरियन का तुम्हें याद होगा टाइम फ्रेम क्या था? 3000, देख लेना उसे, 3500 से लेके लगभग 2300 के ईसा पूर्व, ये टाइम फ्रेम था। तो इस समय के समाज क्या था? देखो समाज में 3 वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, बता चुका हूँ मैं, ठीक है। फिर है शासन में राजा को मुगल कहते थे, हो चुका है। फिर देखो ये शहर के केंद्र में विशाल जिगुरात मतलब बिल्डिंग्स बनते थे, ठीक है, जो देवताओं को समर्पित होते थे। और यहाँ पर पुरोहित अपना पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है, यहाँ काफी सम्मान था। देखते हैं आगे के पिक्चर में जिगुरात क्या था। फिर देखो महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार बस कुछ थे, और पर वो क्या थे? पुरुष से ऊपर नहीं थे, पुरुष के अधीन रहते थे। कुछ अधिकार थे लेकिन कुछ नहीं। लेकिन हमारा जो हिंदू सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक समाज था। मतलब महिलाओं और माता का समाज में पुरुष के बराबर या उससे अधिक इज्जत थी, सिंधु घाटी की सभ्यता में, जो हमारा अपना कंफ्यूज मत होना। लेकिन यहाँ पर क्या था? अधिकार था, लेकिन वो पुरुषों के अधीन थे। फिर देखो बेबीलोनियन सोसाइटी, यहाँ भी तो बेबीलोनियन समाज का टाइम फ्रेम देख लेना होगा, किस ईसा पूर्व से आया था। इसकी जो बेबीलोनियन सोसाइटी या बेबीलोनियन डायनेस्टी के समय जो मेन है वो है हम्बुराबी के साहित्य, ठीक है, बनाया गया, जिसमें नियम देखो कितना कठोर था। आंख के बदले आंख का नियम का सिद्धांत था, है कि नहीं? आंख के बदले आंख, ये हम्बुराबी संहिता में दिया था। तो इससे क्या हुआ? समाज में न्याय और व्यवस्था, फिर व्यापार और अर्थशास्त्र। बेबीलोन जो था, बेबीलोन शहर, जो बेबीलोनियन डायनेस्टी का जो केंद्र था वो बेबीलोन शहर था, ये बना तुम्हारा व्यापार का मुख्य केंद्र, ठीक है। फिर वो ज्ञान और विज्ञान। फिर हम लोग नेक्स्ट है असीरियन सोसाइटी, मतलब असीरियन डायनेस्टी का समाज था। तो इसमें भी लगभग काफी कुछ कॉमन ही रहेगा। अब इम्पोर्टेंट बस ये ध्यान देना संक्षेप में कि सुमेरियन समाज, संक्षेप में सुमेरियन समाज अपनी धार्मिकता और बेबीलोनियन समाज अपनी कानूनी व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है बस। बेबीलोनियन समाज कानूनी व्यवस्था है, कौन सा कानून आया था? हम्बुराबी। हम्बुराबी जैसे आज के समय में है ना IPC, इंडियन पेनल कोड, उसमें लिखा गया है चोरी करोगे तो ये होगा ये होगा। उसी तरह से बेबीलोनियन डायनेस्टी में बेबीलोनियन हम्बुराबी कोड ऑफ कंडक्ट आया था। और असीरियन समाज, असीरियन डायनेस्टी के समय क्या हुआ था? सैन्य शक्ति, मतलब आर्मी काफी पावरफुल हुआ, ठीक है, तो काफी कॉमन है। अब हम लोग इन जनरल मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की जो खासियत है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमने डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी टाइम फ्रेम का थोड़ा बहुत देख लिया, अब हम लोग इन जनरल क्या था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, उसमें जो कॉमन चीजें हैं वो देख रहे हैं। अब देखो धर्म, जैसा मैंने पहले ही बोला कि जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशन है वो क्या है? पॉलीथिस्टिक है, बहुदेववादी, बहुत सारे भगवान हैं,
और मैक्स अब जितने भी भगवान है वो प्रकृति से आधारित है, प्रकृति को हम पूजा कर रहे हैं। और ये आप लोग आसानी से इसलिए समझ सकते, हमारा हिंदू समाज आज भी वैसा है। ये सब सभ्यताएं तो खत्म हो गई, बहुदेववाद इसलिए खत्म हो गया, लेकिन हमारा समाज जीवित इसलिए आज भी हम लोग बहुदेववादी हैं। तो प्रमुख जो देवता थे वो ये थे मेसोपोटामिया में। अनु, आकाश के देवता, हम लोग बोलते हैं ना हनुमान जी को, मन उसी तरह से आकाश के देवता अनु। हवा और तूफान के देवता, उसका नाम क्या था? एनलील। प्रेम, युद्ध और प्रजनन की देवी स्टार, जैसे हम लोग, ये देखो, ये एनलील इनका फिगर है। फिर देखो यहाँ पे द मून गॉड सिन, ये मून गॉड है, इनका नाम क्या है? सिन। उटू द सन गॉड, सन गॉड का नाम क्या है? उटू। फिर वाटर गॉड इनकी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। तो हर एक सभ्यता में प्रकृति को भगवान माना था, अलग अलग नाम था। फिर तुम्हारा पूजा में धार्मिक जीवन मंदिरों के चारों ओर केंद्रित था, जिन्हें देवताओं का घर माना, पुरोहित देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, या तो यानी पूजा पाठ जैसे धर्म देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान होता था और बलि देते थे। ठीक है, हम लोग का आज तक ये सब चल रहा है। इसी तरह से उस समय उन सभ्यताओं में ये भी होता था। फिर मेसोपोटामिया के लोग क्या थे? एक उदास और अंधकारमय परलोक में विश्वास करते थे, यानी कि मृत्यु के बाद के जीवन है, परलोक है, उसको विश्वास करते थे। ठीक है, अंधकारमय परलोक है जहाँ पर मृत आत्माएं रहती है, ये उनका विश्वास था। ठीक है, और सांसारिक जीवन उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए था। हम लोग भी क्या करते हैं सांसारिक जीवन में भी? पूजा करते हैं, दशहरा में सब क्या देवता को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। फिर है आपका कानून व्यवस्था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कानून को। लो, तो मसुलमाना के लोग लिखित कानून बनाने लगे, लिखित में लगवाया। ठीक है, औपचारिक रूप से। तो इसमें सबसे पहले आया कोड ऑफ उर्नम। उर्नमू की, ये समझ में आ रहा है लिखित कानून क्या बोला जा रहा है? जैसे आज के समय में आप लोग सुनते होंगे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इसमें क्या होता है? जैसे धारा 304 की तरफ फांसी मिला, ये सुनते हो ना, चोरी के लिए ये धारा लगा, ये धारा लगा। तो उसी तरह से उसमें लिखित कानून बनाया गया। तो सबसे पहले जैसे उर्मू की संहिता, कोड ऑफ उर्मू, ये कब है? सुमेरियन काल में। सुमेरियन काल सबसे पहले याद है, 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2300 ईसा पूर्व, लगभग इसी इसी टाइम फ्रेम में बना। उसके बाद देखो क्या आया? हम्मुराबी की संहिता, अभी पढ़ा था हमने जस्ट। ये कब आया था? बेबीलोनियन डायनेस्टी के समय। तो बेबीलोनियन डायनेस्टी 1754 ईसा पूर्व में इसे बनाया गया। और ये क्या था दोस्त? विशाल पत्थर पे ये लिखा गया था, ये कानून। देखो ये पत्थर, देखो इस फोटो में, यही वो कानून है, इसी पत्थर पे लिखा गया है। ये तो देख रहे हो उसमें का लेटर्स है, लिपि जो क्या यूनिफॉर्म देखो। इसमें कितने हैं? 282 कानून थे। और इसी में क्या था? ये कब आया था? बाइबिलोनियन डायनेस्टी में। तो रिटेन आईपीसी उस समय ही आ गया था। कितनी बड़ी बात है कि कोई मनमानी नहीं कर सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो मेसोपोटामिया की कला और वास्तुकला धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। ठीक है, मतलब धर्म और राजनीति रिलेटेड कला और वास्तुकला का डेवलपमेंट होता था। और जो किंग, शासक की शक्ति और देवताओं की महिमा, मेन किंग, किंग का पावर और गॉड की महिमा, इसको कला में, वास्तुकला में रिप्रेजेंट किया था। जिगुरात याद है, बताया था अभी हमने, जिगुरात। ये है जिगुरात, देख रहे हो ये जो शेप है, इस तरह के कंस्ट्रक्शन को जिगुरात कहा जाता था। ये प्रतिष्ठित संरचनाएं होती थी, जो सीढ़ी नुमा मंदिर होती थी, देख रहे हो यहाँ सीढ़ी, यही सीढ़ी नुमा मंदिर होती थी, मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। उस समय ही ईंट का आविष्कार हो चुका था, लोग सीख गए थे ईंट बनाना। और इनका उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच औपचारिक कड़ी के रूप में किया जाता है। तो उर
शहर का नाम बताया था ना, पूरे एक शहर था उसका, जिगुरात एक प्रसिद्ध था। अब एक चीज कॉमन देख रहे हो, जो पिरामिड सब जो बना है वो भी इसी तरह का मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। फिर देखो, मूर्तिकार मंदिरों और महलों के लिए देवी देवताओं शासकों की मूर्तियां बनाते थे। ठीक है, देवी देवता और शास, शासकों की मूर्ति बनाते थे मूर्तिकार से। और सिलेंडर सील्स जो होते थे वो सिलेंड्रिकल शेप के होते थे, तो ना राज का सील, आज को जिसको मोहर कहते हैं, उस समय सील जो होते थे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर आगे हम लोग ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से मैं तो बोल दे रहा हूँ। आपकी यहाँ हम्मुराबी की संहिता थी, राजा को क्या कहते थे, तो डिफरेंट पार्ट्स में छोटे छोटे नोट्स बना लो। ठीक है, फिर हम लोग अब ग्रीक सिविलाइजेशन और यूनानी सभ्यता पढ़ते हैं। अब हम लोग यूनान की सभ्यता या ग्रीक सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपका देखो लोकेशन, ये यहाँ पर एजियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है। ये यूरोप, ये ग्रीस जो आज की कंट्री है ना, वही पार्ट है, वहीं पे ग्रीक सिविलाइजेशन थी। ये मेडिटेरेनियन सी, यहाँ देखो तुर्की है, और वर्ल्ड मैप में देख लेना, स्टार्टिंग में जो मैंने मैप जो दिखाया था। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका होमर का युग, शास्त्रीय यूनान का विकास, होमरिक एज, इवोल्यूशन ऑफ क्लासिकल ग्रीस। तो ये होमरिक एज या यूनानी अंधकार युग भी कहते हैं। यूनान के इतिहास में लगभग, इसका टाइम फ्रेम देखो तो 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, यानी 400 साल रहा है। ठीक है, ईसा पूर्व 1200 से 800। इसमें यूनानी क्लासिकल ग्रीक सिविलाइजेशन का ये जो होमरिक यूज था उसने नींव रखा। ठीक है, टाइम फ्रेम याद है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि इसको होमरिक एज कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसमें एक ग्रेट कवि, महान कवि होमर का जन्म हुआ था। होमर, और इलियड और ओडिसी, दो महाकाव्य इन्होंने लिखा था, इलियड और ओडिसी, इसी के नाम से इस टाइम फ्रेम को होमरिक एज कहा जाता है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम सही है, 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। अब फिर से वही काम आप स्टार्ट करो, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ। सबसे पहला समाज और राजनीति, इस सेक्शन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो राजा है, ये बेसिकली समुदाय का नेतृत्व करते थे, इसको स्थानीय सरदार या राजा कहते थे। इसको कहते हैं बेसिलस, बेसिलियस, ये इसका नाम हुआ राजा को। ध्यान है, मेसोपोटामिया में क्या बोलते थे राजा को, देखो ध्यान रखो क्या बोलते थे। ठीक है, और ऑब्वियस है कि एंशियंट टाइम में जो राजा होते थे वो क्या योद्धा ही होते थे। ये देखो जो सिक्का मिला है उस पर ये इमेज मिला है, देख रहे हो। फिर है योद्धाओं का समाज में प्रवृत्ति, क्योंकि एंशियंट सिविलाइजेशन में जो लड़ाई करते थे योद्धा होते थे उनको काफी प्रतिष्ठा मिलती थी समाज में। फिर देखो, ये राजा के अलावा एक काउंसिल होती थी और एक असेंबली होती थी राजा के अलावा, और जिसमें सब लोग नहीं रहते थे, इंपॉर्टेंट योद्धा और समाज के जो इंपॉर्टेंट नागरिक है वो इनके मेंबर होते थे, काउंसिल और असेंबली। फिर दूसरा सेक्शन है अर्थव्यवस्था। इस युग में प्रौद्योगिकी में बदलाव का गवाह बना जिस समाज का मान, तो सबसे पहला है आयरन एज। तो आयरन एज का इस्तेमाल उमरी एज में स्टार्ट हुआ। तो आयरन क्या होना, आयरन का जब इस्तेमाल बढ़ा तो इससे लोहे का जो औजार या हथियार बनाना शुरू हुआ, तो लोहा ज्यादा सस्ता और मजबूत होता था। इससे जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का उत्पादन काफी तेजी से होने लगा, ज्यादा होने लगा। और सैनिकों के लिए जो हथियार है, लोहा क्योंकि ज्यादा अवेलेबल था, हथियार भी बहुत आसानी से बनाए थे। और अर्थव्यवस्था हमारा कृषि पर आधारित थी, और बार्टर सिस्टम के माध्यम से था। बार्टर सिस्टम जानते हो, देखो बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट होता है। और अभी भी हमारे यहाँ कुछ साल पहले तक या अभी भी गांव में काफी हद तक बार्टर सिस्टम, जैसे गेहूं, कोई किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, तो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, उसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं।
बार्टर सिस्टम के बाद ही करेंसी सिस्टम आया, क्योंकि ये बहुत पॉसिबल नहीं है कि बड़े बड़े गेहूं चावल को आप कैसे कर सकते हो अगर आपको बिहार से जाके यूपी में बेचना है। इतना ट्रांसपोर्ट तो पॉसिबल नहीं है बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो करेंसी सिस्टम है, लेकिन एंशियंट टाइम में बार्टर सिस्टम ही होता था। फिर देखो कला और संस्कृति, तीसरा सेक्शन। इसमें देखो ज्योमेट्रिक स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों पर जो ज्योमेट्रिक डिजाइन होता था, जैसे रेखा त्रिकोण, इस तरह का फॉर्मेशन होता था। फिर नेक्स्ट है आपका मौखिक परंपरा। इस युग में मौखिक परंपरा, जिसको मतलब चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन मौखिक रूप से याद करके लोग पहुंचाते थे। जैसे वेद हमारा जो है, वेद भी हमारी क्या थी, श्रुति परंपरा थी। जो स्टूडेंट होते थे वो चीजों को याद करते थे, कंठस्थ करते थे। तो एंशियंट टाइम में लेखन का उपयोग बहुत बाद में आया है, मौखिक परंपरा ही होता था। अब देखो होमर का योगदान क्या। होमर महाकवि केवल कहानियां नहीं बल्कि इस युग के लोगों के जीवन, मतलब ये जो महाकाव्य है ना, इलियड, इलियर ओडिसी, इसको पढ़ने से क्या होता है, उस टाइम फ्रेम के जो सामाजिक संरचना कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वो सब की जानकारी मिलती है। तो ये जो महाकाव्य है वो क्या है, यूनानी पहचान के केंद्र है। तो ठीक है, तो इस होमर एज में होमर कहा कि महान कवि के कारण होमर कहा गया। और इलियड और ओडिसी दो महाकाव्य था। ठीक है, मौखिक परंपरा थी। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ठीक है, मौखिक परंपरा। तो कंसाइज लिखो चीजों को, तुम जितना कंसाइज लिखोगे उतना तुम तेजी से रिकॉल कर पाओगे और रिवीजन कर पाओगे। फिर है लिपि का पुनरुद्धार। तो इस काल में जो लिपि थी उसको कहा जाता है फोनेशियन लिपि। जैसे मेसोपोटामिया में क्या था, क्यूनिफॉर्म, सॉरी, तो फोनेशियन अल्फाबेट जो थी, ये देखो, देखो यहाँ पे इसी फोनेशियन अल्फाबेट का कैसे आज का जो इंग्लिश है, देखो आज जो हम लोग के लिखते हैं उस समय के ऐसे लिखा जाता था। देखो बी ऐसे लिखा जाता था। ये फोनेशियन लिपि है। तो देख रहे हो कैसे डेवलपमेंट हुआ ये। देखो ये जो मिला है शिलालेख, उस पे देखो फोनेशियन लिपि किस तरह से रिप्रेजेंटेड है। ठीक। तो होमर का युग क्या हुआ, कंक्लूजन में, एक अंधकार युग होने के बावजूद यह उर्वर भूमि था जहां शास्त्रीय यूनान के महान सर्वरासन कला का उदय हुआ। मतलब अंधकार युग मान रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ, एक फाउंडेशन दिया जो आगे चलकर एक विकसित यूनान सभ्यता का विकास हुआ। ये उर्वर भूमि था जो आगे चलकर, ठीक है। अब आया हम लोग पेरिक्लस एज इन ग्रीक सिविलाइजेशन। तो पेरिक्लस युग जिसे एथेंस का स्वर्ण युग कहा था। होमर युग क्या था, एक फाउंडेशन दिया, उसके बाद का जो युग आया वो एक डेवलप फेज था, इसलिए उसको कहा बोला गया, एथेंस का स्वर्ण युग। ये एक महत्वपूर्ण काल था लगभग, इसका टाइम फ्रेम 461 ईसा पूर्व से 400 यानी 30 साल तक लगभग रहा। और इसमें महान राजनेता पेरिक्लस, इसी के नाम से इसको पेरिक्लस एज कहा जाता है। तो फिर हम लोग आगे चल के देखते हैं कि ये इस समय की विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाएं कैसी थी। देखो स्टेट एंड सोसाइटी, राज्य एंड समाज। पेरिक्लस के युग में एथेंस जो था एक शक्तिशाली शहर राज्य पोलिस के रूप में हुआ। तो शहर राज्य को क्या बोलते थे, पोलिस बोलते थे। ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इस समय लोकतंत्र का विकास हुआ। लोकतंत्र कहाँ क्या होता है, जहां पे जनता, जैसे आज हम लोग का क्या है, लोकतंत्र है, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। तो इस काल में एथेंस में लोकतंत्र अपने चरम पे पहुंच गया। पेरिक्लस ने गरीबों को भी सरकारी पदों पर नियुक्ति होने का अवसर दिया और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए वेतन की शुरुआत की। देख रहे हो कितना प्रोग्रेसिव काम हुआ है, वेतन की शुरुआत हुई, जिससे राजनीति में अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। और सामाजिक संरचना कैसी थी, समाज तीन मुख्य वर्गों में बटा हुआ था। नागरिक, सिटीजन को केवल व्यस्त पुरुष नागरिक ही राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कर सकते थे। दूसरे थे मिटिक्स, विदेशी निवासी। मिटिक्स किसको कहते थे, जो व्यापार करते थे लेकिन उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं था। जैसे आज के समय में भी होता है, जो फॉरेन सिटीजन्स होते हैं उनको क्या वोट का राइट है, नहीं है। वोटिंग राइट किसको है, इंडियन सिटीजन्स को है।
उसी तरह से राजनीतिक अधिकार नहीं था। और ये देखो उस समय का एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, ठीक है। अब तीसरा, स्लेव्स। तो मेसोपोटामिया में भी वर्ग तीन भाग में बटा हुआ था, ठीक है, यहाँ भी तीन भाग में है, लेकिन नाम अलग अलग है। और ग्रुप मेटिक्स जो है वो फॉरेनर्स के लिए। फिर हम लोग अब देखते हैं साइंस एंड फिलोसफी में प्रेकुलस एज का क्या योगदान है। तो सबसे पहले देखो, ये बहुत ही फेमस फिलोसफर्स प्रेकुलस एज में आए, जिनका प्रभाव यूरोपियन रिनेसेंस तक में आया, जिनके प्रभाव के कारण मॉडर्न साइंस तक का डेवलपमेंट हुआ। उनमें आते हैं सबसे पहले सुकरात। उन्होंने नैतिक दर्शन की नींव रखी। फिर संवाद के माध्यम से ज्ञान की खोज पर सोफिस, ये शिक्षक थे जो सार्वजनिक भाषण और तर्क की कला सिखाएं। आप समझ रहे हो, उस समय समाज में स्टूडेंट्स को तर्क देना, आप क्वेश्चन करो, जो आज हम बात करते हैं ना तर्क की, सोफिस्ट ने स्टार्ट उस समय ही समाज में दिया। अब देखो टाइम फ्रेम भी है, ये है सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये उनका स्टोन पे स्कल्पचर मिला है। देखो प्लेटो एंड अरस्तु, हालांकि वो पेगलस युग के बाद के थे। तो इस युग का जो एज था ना, देखो बाद में प्लेटो और अरस्तु आए, बहुत बड़े दार्शनिक, आज तक इनका नाम जीवित है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आज तक जीवित है। तो ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सुकरात इतने इतने बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने उस समय जो समाज में जो यंग लोग थे, उन्होंने उनको क्वेश्चन करना सिखाया। तो उनके उनके टीचिंग से जो रा- राजा क्लास थे वो इतना भयभीत हो गए कि इन्हें जेल दे दिया गया, और इन्हें ऑप्शन दिया गया, या तो तुम अपनी बातों से वापस ले लो या जहर पी लो। इन्होंने जहर जहर पी लिया, लेकिन पीछे नहीं हटे। इतने बड़े फिलोसफर। तो प्लेटो, अरस्तु, ये पेरिक्लस यूज में जो टीचिंग थे, सुकरात, सोफिस्ट, इन्होंने जो दिया, उसी फाउंडेशन पे बाद में प्लेटो, अरस्तु जैसे फिलोसफर आए। फिर आप देखो विज्ञान और गणित, इनमें क्या इनका योगदान रहा इस एज का। देखो हिपोक्रेट्स, उन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ठीक है। जैसे भारत में सुस- सुश्रुतों को कहा जाता है, उस तरह से उनको चिकित्सा का जनक कहा जाता है, हिपोक्रेट्स को। बहुत सारे अंधविश्वास को उन्होंने खत्म किया था। फिर नेक्स्ट है कला और वास्तुकला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसमें इस एज का क्या योगदान है, या कला और वास्तुकला की शानदार उपलब्धियों के लिए आज का परिणाम। जैसे ये देखो पार्थिनोन, या अभी ये जो आज का इमेज है ये, ठीक है। और ये देखो ग्राफिक्स से बनाया गया था उस समय, जो पार्थिनों ने सबसे प्रसिद्ध संरचना है, देवी एथना के सम्मान में बनाया गया था। देवी एथना थी उस समय, उसके सम्मान में एक इस संरचना को बनाया गया। तो देखो ग्राफिक्स से बनाया गया, तो उसमें कितना खूबसूरत था, ठीक है। आज ही बस इतना ही बचा हुआ है। फिर तुम्हारा इस जो नाटक था, तो दुखांतिका और सुखांतिका। दुखांतिका एक ट्रेजेडी नाटक था, सुखांतिका कॉमेडी नाटक, जो इसी काल में विकसित हुआ था। फिर सोफोकल्स, यूराइपिडीज, एरिस्टोफेनीज, ये तीन महान नाटककार हुए इस काल में, जो ग्रीक थिएटर के फाउंडर हुए इसमें। देख रहे हो, ये तीन। फिर है हेरोडोटस और थ्यूसीडाइडस। ये क्या थे, हिस्टोरियंस। आज के समय में आप हिस्टोरियंस का नाम सुनते हो ना, जैसे आज के जो हिस्ट्री लिखते हैं, हिस्ट्री के हिस्टोरियंस उसको कहा जाता है, जो हिस्ट्री के इतिहास को लिखते हैं, ठीक है। इनको ये इतिहासकार थे हेरोडोटस और थ्यूसीडाइडस।
अब एक चीज आप समझो, डेवलपमेंट ये सब चीज कॉमन है, कहीं भी आप लिख सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डेवलपमेंट के रीजन क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना कि कुछ चीजें कॉमन, राजनीतिक स्थिरता। अगर राजनीतिक स्थिरता होगी तभी डेवलपमेंट हो पाता है। अगर दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो नहीं हो पाएगा। तो शांत राजनीतिक माहौल, रेकलेस का एज में क्या था, बहुत ही शांत। फिर आर्थिक समृद्धि, तो डेलियन लीग के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग आर्थिक समृद्धि में करती है। शिक्षा और ज्ञान, अब देखो राजनीतिक शांति रहेगी तो लोग क्या होगा, हर, देखो जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है ना, उस फेज में सब सब चीज का डेवलपमेंट होता है। आर्थिक विकास होता है, कला का विकास होता है, धर्म का विकास होता है, क्योंकि विकास के लिए सबसे बड़ी चीज है शांति और स्थिरता। ठीक है, तो अब तक मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और यूनानी सभ्यता पढ़ ली। और हमारा लास्ट है एंशियंट सिविलाइजेशन में रोमन सिविलाइजेशन। तो रोमन सिविलाइजेशन को हम देखो तीन भाग में बांट सकते हैं। एक तो है तुम्हारा राजतंत्र काल, मोनार्की, जहां तो राजा का शासन था, 753 ईसा पूर्व से 509 ईसा पूर्व। फिर है रिपब्लिक, गणराज्य काल, मतलब जहाँ जनता का शासन था, डेमोक्रेसी कर सकते हैं जो आज के समय में है, उस टाइप का, 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। फिर आता है साम्राज्य काल, इंपीरियल एज, 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी। देख रहे हो, 27 ईसा पूर्व से जीरो आया, फिर जीरो से 476 ईसा पूर्व से ईस्वी की तरफ हम लोग आते। तो सबसे पहले ये देखो, लोकेशन देखो, ये कहाँ, ये मेडिटेरेनियन सी है, इसके चारों से यही है रोमन एम्पायर। ठीक है, और मोनार्की जो है राजतंत्र, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। आपके सिलेबस में क्या है, गणराज्य काल और साम्राज्य काल। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे रिपब्लिक। तो यहाँ देखो रिपब्लिक कब आया है, 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व, 500 साल लगभग रिपब्लिक रहा है, यानी जहाँ पे जनता का शासन रहा। लंबा टाइम फ्रेम था भाई, 500 ईयर्स। मतलब उस समय ही डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आ चुका था। अब डेमोक्रेसी का उद्भव क्यों हुआ, तो 509 ईसा पूर्व में ऑब्वियस है, कोई राजा होगा जिसके अत्याचार से जनता परेशान हो गई होगी, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, फिर जनता का शासन आ गया, गणतंत्र जिसको कहा, तो वो राजा था लूकियस। ठीक है, बस इतना ही नाम रखो, उतना ये याद भी ना होगा, अजीब सा नाम, 509 ईसा पूर्व। फिर आप देखो अर्ली रिपब्लिक एंड सोशल लाइफ। तो देखो उस समय का जो समाज था ना, उस समय के गणतंत्र में समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था। पेट्रिशियंस जो अमीर और पावरफुल लोग थे, और प्लेबियंस जो आम नागरिक थे, किसान कारीगर। तो इनके बीच में काफी संघर्ष भी होता था, ऑब्वियस जो पावरफुल लोग हैं और जो समाज का निचला हिस्सा है, तो जब डिफरेंसेस ज्यादा, अधिकार की लड़ाई के लिए संघर्ष होगा ही। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, 12 सारणियों का, लॉ ऑफ 12 टेबल्स, 450 ईसा पूर्व में रोम का पहला लिखित कानून बनाया गया। ये देख लो कितनी बड़ी बात है, 450 ईसा पूर्व में ही, और सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार सुनिश्चित किए गए। जो लोग अगर आप जो आप सोचते हो ना, कानून, ये डायलॉग सुनते हो ना, कानून सबके लिए बराबर है, सोचो 450 ईस्वी पूर्व में ही ये सब आ गया था, लॉ ऑफ 12 टेबल्स। लिखित कानून था। लिखित कानून से क्या फायदा होता है, जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहती है, और उसको गलत डायरेक्शन में या उसे गलत जानकारी नहीं दी जा सकती। लिखित कानून मतलब जनता का शोषण नहीं हो सकता है, और सभी नागरिकों के समान कानूनी अधिकार, लॉ ऑफ 12 टेबल्स इसको कहा गया। बहुत बड़ी बात है, जो आज का एक कहते हैं ना मॉडर्न मॉडर्न डेमोक्रेसी, या आज के समाज की बहुत बड़ी पहचान मानी जाती है, समान कानून व्यवस्था। ठीक है, वो सोचो उस समय ही लागू हो चुका था। फिर देखो ट्रिब्यून का पद, प्लेबियन के अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, जो आम नागरिक थे, ट्रिब्यून नामक एक नया पद बनाया गया, जिनके पास पेट्रिशियन के कानूनों को वीटो करने का अधिकार था। वीटो समझते हो, कैंसिल आउट करने का। प्लेबियन क्या थे, देखो यहाँ पर, प्लेबियन आम नागरिक थे। तो आम नागरिक के अधिकारों को रक्षा करने के लिए एक पद बनाया गया, ट्रिब्यून।
और उसके पास पावर क्या था, पेट्रिशियन के कानून को वीटो कर सकता। वीटो का मतलब, अगर मान लो उसने ऐसा कोई कानून बना दिया जहाँ पे आम नागरिक प्लेबियंस का कुछ नुकसान हो रहा है, तो ये ट्रिब्यून उसको वीटो कर सकता था। बहुत बड़ी बात थी। इससे क्या होता, समाज में चेक एंड बैलेंस बना रहता है, कोई भी अत्याचारी नहीं होने देता। तानाशाह जो राजा इतना अत्याचारी क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाता है। उसके पावर को काउंटर करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। जैसे आज की व्यवस्था क्या है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास उसके, अगर मान लो ऐसा कोई कानून बनाए जिससे आम नागरिक को का शोषण हो सकता है, तो लोग कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट है उसके आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। उसी तरह का कंसेप्ट उस समय डेवलप हो गया था। मतलब समझ रहे हो कि उस समय के जो आइडियाज थे, वही चल के आज की मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप में का फाउंडेशन बना। फिर देखो गणराज्य का उदय और विस्तार, राइज एंड एक्सपेंशन। अब देखो सैन्य शक्ति क्या हुआ, पावरफुल हुआ। ठीक है, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कहाँ का लड़ाई, बस इतना इम्पोर्टेंट है कि गणराज्य में सैन्य शक्ति क्या हुआ, पावरफुल हुआ। तो धीरे धीरे सब जगह इन्होंने अपने आप को विस्तारित करते चले गए। उसके लिए डिफरेंट लड़ाइयाँ लड़ी। उसको लड़ाइयों को आप देख सकते हो, हेलेनिस्टिक हेलेनिस्टिक राज्यों पर विजय, म्यूनिक वार्स, इटली पर विजय, ये सब। फिर आप देखो इवोल्यूशन एंड डिक्लाइन, विकास और पतन। तो गणराज्य के विशाल विस्तार में कई कई चुनौतियां खड़ी कर दी। शुरुआत में तो वो विशाल होता, गणराज्य फैलता गया, आसपास के राज्यों को जीतता चला गया। सामाजिक असमानता, समाज में पहला जो प्रॉब्लम है, सामाजिक असमानता। तो विशाल भूभाग हुआ, विजय के बाद क्या हुआ, दास प्रथा का विस्तार हुआ। समझ रहे हो दास प्रथा कैसे कैसे आती है, जैसे जब भी कोई नया एरिया को जीता जाता है, तो वहां के जो भी आम नागरिक हैं या यहाँ के जो भी सैनिक हार गए, वो सब स्लेव बन जाते हैं। ठीक है, तो दास प्रथा का विस्तार हुआ, जिससे छोटे किसानों को और धन कुछ कुलीन परिवारों के हाथों में केंद्रित हो गया। क्योंकि दास प्रथा से क्या हो गया, वो फ्री में काम करने वाले लोग मिल गए, उनका शोषण हो रहा है, हर जगह काम करा रहे हैं। तो, तो ये जो दास है, दास किसके पास रहते थे, कुलीन वर्ग के पास होते थे, जो वो खरीद सकता रख सकता था। तो समाज में क्या हुआ, डिफरेंसेस बढ़ता चला गया। फिर राजनीतिक अस्थिरता। तो जो नए नए विभाग को जीतते चले गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सेनापति जो होते, जो सेनापति थे, उनके पास अत्यधिक शक्ति आ गई। तो ये सारे सेनापति थे, क्रा पोम्पी, जूलियस सीजर, मारियस, सुल्ला। ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, सामंत सेनापति सब जो थे, डिफरेंट डिफरेंट जो सेनापति थे, वो लोग फिर आपस में ही पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया कि सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसका है। ये सब कब हुआ, जब गणराज्य बहुत ज्यादा फैल गया, तो हर एक रीजन के एक लोकल लोग पावरफुल सेनापति बनते चले गए। तो इन सब के बीच में जूलियस सीजर जो सेनापति था, वो सबसे अधिक पॉपुलर हुआ जब उसने फ्रांस को जीत लिया। जूलियस सीजर, बहुत सारी मूवीज भी बनी है जूलियस सीजर के नाम पे। इन्होंने सब फ्रांस पे कब्जा किया और फिर रोम पर कब्जा कर लिया आगे चल के। जैसे ही इनको पावर मिला, एक गृह युद्ध छिड़ गया और इन्होंने अपने आप को तानाशाह, मतलब डिक्टेटर घोषित कर दिया। तो 44 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि गृह युद्ध में इनकी हत्या हुई थी 44 ईसा पूर्व में, और उसके बाद गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। तो सीजर, जो जूलियस सीजर का जो उत्तराधिकारी था, उसका नाम था ऑक्टोवियन। ऑक्टोवियन ने सारे विरोधियों को हराया और 27 ईसा पूर्व में खुद को ऑगस्टस की उपाधि दी। देख रहे हो, यानी देख गणराज कहाँ जा रहा है धीरे धीरे। ऑक्टोवियन ऑगस्टस बन गया, राजा बन गया, और रोमन गणतंत्र का क्या हो गया, अंत हो गया। रोमन रिपब्लिक ऑगस्टस के राजा बनने का लास्ट था, फिर खत्म हो गया। यानी 27, इसलिए टाइम फ्रेम क्या था, 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व, जब इन्होंने अपने आप को ऑगस्टस की उपाधि दी और एक राजा बन गए।
तो रोमन गणराज्य के अंत के बाद फिर क्या स्टार्ट हुआ, रोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो रोमन गणराज्य ने एक राजतंत्र से एक प्रतिनिधि सरकार में बदलाव दिया, एक शहर राज्य से भूमध्य सागरीय महाशक्ति बनने की प्रक्रिया से गुजरा, अंततः अपनी ही सफलता के घोष तले देखो। बहुत अच्छा कंक्लूजन है। और सबसे पहले क्या हुआ, राजतंत्र था, राजतंत्र से गणतंत्र बना, गणतंत्र बना तो सोचो कितने कितने मेजर मेजर चेंजेस हुए। आम नागरिक को अधिकार दिया गया, समान कानून व्यवस्था लागू किया गया। और जब उस समाज में इक्वालिटी आई, स्थिरता आई, तो क्या हुआ, इतना पावरफुल ये समाज धीरे धीरे बनता चला गया कि आसपास के की ओर जीतते चले गए और बहुत ही पावरफुल गणराज्य को स्थापित किया। और ये हमेशा से यही हो रहा है, जब भी साम्राज्य फैलता है तो फिर उसमें कमियां भी आने लगती है। जब साम्राज्य बहुत ही विशाल हो जाता है तो कमियां भी आने लगती है, फिर उस कमी के चलते ही वो उस समाज का पतन हो जाता है। तो यही इसी को इसने लिखा है, एक महाशक्ति बना और महाशक्ति बनने के बाद जो सफलता मिली, उस सफलता में जो फिर कमियां आने लगी, उसी से ये गणराज्य का अंत हो गया। तो समझ में आ रहा है ये हम लोग, ध्यान है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, राजतंत्र था 753 से 509 ईसा पूर्व, फिर गणराज्य काल आया 509 से 27 ईसा पूर्व। अब है इंपीरियल एज 27 ईस्वी पूर्व से 476 ईस्वी। ठीक है, देखो इंपीरियल एज जो आया रोम का 27 ईस्वी पूर्व से, तो जैसा मैंने बोला, ऑक्टोवियन ने जब अपने आप को ऑगस्टस की उपाधि दी, ऑगस्टस सीजर के नाम से वो फेमस हुए, तो पहला रोमन सम्राट बन गया। तो ऑब्वियस है कि जब सम्राट आएगा तो क्या होगा, सत्ता सेंट्रलाइज हो जाएगी, एक आदमी के हाथ में पावर आ जाएगा। इनका शासन 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी तक चले। देखो ईसा पूर्व है और ईस्वी है, अंतर समझ में आ रहा है, 27 से जीरो, जीरो से 14, समझ में आ रहा है, ईसा पूर्व। अब देखो अब इसमें इन्होंने क्या किया, राजनीतिक स्थिरता लाई, प्रशासनिक सुधार की, रोमन शांति की नींव रखी। तो ऑब्वियस राजनीतिक स्थिरता रहेगी तो जो मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी स्थिरता होगी तो सारा चीज का डेवलपमेंट होना है। कुछ सम्राट जो इनके फेमस थे, ऑगस्टस, उनके बाद ट्राजन आए, उन्होंने साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया। फिर हैड्रियन, इन्होंने प्रशासनिक सुधार की। फिर मार्कस ऑरिलस, ये एक दार्शनिक सम्राट थे। अब देखो सांस्कृतिक और वास्तुकला में क्या डेवलपमेंट हुई, देखो कोलोसियम और पैंथियन जैसे भव्य निर्माण, ये देख रहे हो कोलोसियम, ये अभी बना हुआ है, बचा हुआ है ये, उस समय का ये कितना भव्य वास्तु इमारत बनाया गया था। आप इसको देख सकते हो, नेट पे डालो इसको, इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो। फिर सर्को पोलो जो सेतु का विस्तार, फिर पतन की शुरुआत, तीसरी तीसरी शताब्दी, ठीक है, तीसरी शताब्दी में आर्थिक संकट, सैन्य दबाव, भ्रष्टाचार के कारण इनका पतन शुरुआत हुआ। फिर रोम साम्राज्य का क्या हुआ, पूर्व और पश्चिम में डिवीजन हो गया, और 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हुआ। यहाँ पे डिवीजन हुआ, फिर पश्चिमी 476 ईस्वी में अंत हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया चार सभ्यता। ठीक है, अभी तक सुनने के बाद आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन सा, इसलिए बोल रहा हूँ आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक बार फिर से सुन लो, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकते हो। अब आपका जो सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईसाई धर्म का उदय, स्थापना और विकास। ठीक है, अब हम लोग ईसाई धर्म के उदय, स्थापना, विकास को पढ़ेंगे। देखो ईसाई धर्म को पढ़ने से पहले आप इस चीज को समझो कि यूरोप में सबसे पुराना धर्म है यहूदी। ठीक है, इसको ज्यू कहते हैं। आज का जो इजराइल जो है वो इसी यहूदी धर्म को मानते हैं। तो यहूदी धर्म एक तरह से समझो कि सबसे पुराना धर्म हुआ, इसी से आगे जाके इस्लाम और ईसाई, ये धर्म आए थे। मतलब इन दोनों में धर्म में यहूदी धर्म की बहुत सारी सिमिलरिटी है। जैसे ये सभी क्या है, एकेश्वरवाद है, एक ही भगवान को मानते हैं। जैसे ईसाई गॉड को मानते हैं, इस्लाम अल्लाह को मानते हैं। ठीक है, दूसरा इनकी जो मान्यताएं हैं इसमें भी काफी
सिमिलैरिटी है, जैसे टोपी पहनना। ठीक है। फिर इनका जो क्षेत्र है, ये तीनों धर्म का, ठीक है, क्षेत्र है तुम्हारा यही यूरोप के, यूरोप का जो रीजन है, और धीरे धीरे यूरोप प्लस मिडिल ईस्ट, यही से। अब इसको समझना हो तो आप इसको इससे कोरिलेट करो, जैसे आपका हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से ही काफी प्रभावित होकर बाद में आगे चल के सिख, ठीक है, जैन, बौद्ध, ये सभी एक संस्कृति का हिस्सा है। उसी तरह से ईसाई, इस्लाम, ये सब यहूदी धर्म से, यहूदी सबसे पुराना है, इन सब का उद्भव बाद में हुआ और इसी धर्म का प्रभाव पड़ा है। इवन टीचिंग्स में काफी सिमिलरिटी है। ये समझ में आ रहा है? तो अब हम सब पढ़ते हैं ईसाई धर्म का उदय और स्थापना। तो ईसाई धर्म की शुरुआत कब हुआ? पहली शताब्दी से, यीशु मसीह के उपदेश से। इसीलिए देखो, ईसा, ईसा ईसा मतलब ईसा मसीह के जन्म को मानते हैं, तभी से जीरो से मानते हैं उसको, वहीं से टाइम को काउंट करना शुरू करते हैं। बेवकूफी है लेकिन ये चल रहा है। यीशु ने प्रेम, करुणा, क्षमा, समानता, अहिंसा का संदेश दिया। उनके शिष्यों ने उनके संदेश को फैलाया। तो प्रारंभ में धर्म केवल यहूदियों के बीच फैला। यहूदियों के, क्योंकि पहले क्या थे, रोमन साम्राज्य में ये सब यहूदी ही थे। ऑब्वियस है कि इसके जो अनुयायी होंगे यहूदी होंगे, सबसे पहले यहूदी ही कन्वर्ट हुए, ईसाई धर्म को अपनाए। और आपको, आप देखो, यीशु की मृत्यु के बाद संत पतरस, यीशु की मृत्यु के बाद संत पीटर और संत पौल जैसे शिष्यों ने इसे व्यवस्थित रूप से फैलाना शुरू कर दिया। पॉल ने विशेष रूप से ईसाई धर्म को यहूदी धर्म से अलग पहचान दिलाई। जैसा मैंने बताया था कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म यहूदी धर्म के से ही प्रभावित हुए हैं, यहूदी धर्म से काफी हद तक आए हैं, इसलिए अलग पहचान दिलाना बहुत ही जरूरी था, तो उसने पॉल ने किया। फिर धीरे धीरे ईसाई धर्म ने चर्च नामक संस्था का रूप ले लिया। चर्च समझते ही होगे, जैसे हिंदू धर्म में हमारा मंदिर होता है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, प्रारंभिक काल में ईसाइयों को उत्पीड़ित किया, क्योंकि सम्राट जो की पूजा करने से वो मना करते थे। ईसाई को स्टार्टिंग में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ। जैसे एक वर्ड होता है एंटी सेमिटिज्म। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कम से कम 70 लाख यहूदियों को मारा गया है। ये कौन मारे थे? हिटलर, नाजियों ने मारा है। तो उसके मारने का जो मेन रीजन क्या था कि ये एंटी सेमिटिज्म ही, जो पिछले 2000 सालों से, यानी यहूदियों के प्रति नफरत, उसको एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। और ये नफरत क्यों स्टार्ट हुआ है? क्योंकि ये मान्यता है कि जो ईसा मसीह थे, उनको मारने वाला जो राजा था वो यहूदी था। तो उस समय से जो एक नफरत, जो सेंटिमेंट फैला है, वो आज तक है। और 2000 सालों में केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पर यहूदियों को मारा नहीं गया, प्रताड़ित नहीं किया गया। अब हम लोग आगे जैसे ये देखते हैं ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो प्रारंभिक काल में देखो, 1 से 3 शताब्दी, 3rd सेंचुरी तक ईसाई धर्म क्या था? गरीबों, दासों और साधारण लोगों में तेजी से फैला। क्यों? क्योंकि ये ईसाई धर्म का जो मेन मोटो क्या था? करुणा, दया। तो जो समाज का सबसे प्रताड़ित तबका है, नीचे का तबका है, उसके बीच में ये जो भावना थी, दया, करुणा, ये भावनाओं ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया। यह धर्म सामाजिक समानता और मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत करता था। ऑब्वियस है, अब जो नीचे तबका के लोग हैं, उन्हें अगर समानता की बात की जाएगी तो वो सबसे ज्यादा उन्हें अच्छा लगेगा, लाभान्वित होंगे। तो उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया। फिर 313 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मिलान की संधि द्वारा ईसाई धर्म को वैध मानता था। सोचो, 300 साल बाद रोमन सम्राट ने इसको वैध मान्यता दिया। वैध मान्यता देने से क्या हो गया कि अब इसके प्रति नफरत या राज के द्वारा मारना पीटना ईसाई धर्म के मानने वालों का
वो खत्म हो गया। और 380 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस ने रोमन साम्राज्य को राजधर्म घोषित कर दिया। राजधर्म मीन्स स्टेट, स्टेट का जो धर्म हो गया वो ईसाई हो गया। अब इससे एक चीज समझो, जब भी किसी भी स्टेट को राजधर्म का मौका मिल जाता है तो वो सबसे तेजी से फैलता है। जैसे भारत के समय, भारत में बौद्ध धर्म एक समय बहुत तेजी से फैला। उसके बाद ये श्रीलंका, नौ साउथ ईस्टर्न कंट्री, म्यांमार, वियतनाम। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म का दर्जा दे दिया था। तो जैसे ही राजधर्म का दर्जा मिलता है उसको क्या होता है, राजा की तरफ से पैसा मिलने लगा, सुरक्षा मिलने लगा। कि जनता भी, सिंस राजा क्या है, भगवान का उत्तराधिकार माना जाता है। तो राजा जिस धर्म को फॉलो करता है तो जनता भी उसके पीछे पीछे आने लगती है, तो बहुत तेजी से वो धर्म का प्रसार होता है। फिर जैसे हमने पढ़ा था, रोमन साम्राज्य का पतन 476 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद भी ईसाई धर्म यूरोप में फैला। फिर पोप, पोप के बारे में आप बताओ कि पोप जो है, आज के पोप कहाँ रह रहा है? वेटिकन सिटी, नाम सुने होंगे। वेटिकन सिटी में का सब पोप के पास, जो इटली में एक छोटा सा शहर है जो उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी माना जाता है। तो पोप पूरे विश्व में जितने भी ईसाई है उनका धर्मगुरु माना जाता है। तो ईसाई धर्म ने यूरोप की संस्कृति, शिक्षा, कला और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित किया। तो ऑब्वियस है आज भी यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री सब ऑलमोस्ट क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इस्लाम का जन्म, विस्तार और प्रभाव। तो मैंने जैसा बताया, यहूदी धर्म से ही निकले हैं ईसाई और इस्लाम का, काफी प्रभाव है उनका। तो इस्लाम धर्म का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ। कहाँ हुआ? अरब प्रायद्वीप। वर्ल्ड मैप में देखना, अरब प्रायद्वीप किसको कहते हैं? तुम्हारा सऊदी अरेबिया जो पेनिसुला है, ठीक है, इस तरह का शेप का है, उसी को बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। ठीक है, इस टाइप का है। तो, इसके जो फाउंडर थे वो हजरत मोहम्मद थे। और इनको 610 ईस्वी में इनको अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ। उनके उपदेशों का जो संग्रह है उसको क्या कहते हैं? कुरान कहते हैं। और क्रिश्चियनिटी में जो संग्रह है उसको क्या बोलते हैं? बाइबल बोलते हैं। इनका मुख्य संदेश क्या है? एकस्वरवाद, समानता और भाईचारा, नैतिक जीवन, दया और न्याय। देखो, मैंने बार बार बोला कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी वो क्या थी? बहुदेववादी थी। लेकिन यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जब ये सब धर्म जब है, ये एकेश्वरवाद है, एक ही देवता को मानते हैं। जब ये लोगों का प्रसार बढ़ा तो एंशियंट सिविलाइजेशन का बहुदेववाद समाप्त होता गया और एकेश्वरवाद रह गया। अब देखो, एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया, जिन्होंने इस्लाम का नेतृत्व किया। खलीफा क्या था? देखो, इस चीज को ध्यान रखना, जो भी खलीफा इस्लाम में होता था वो पॉलिटिकल प्लस तुम्हारा रिलीजियस, मतलब राज राजनीतिक, और प्लस धार्मिक, दोनों रूप से वो हेड होता था खलीफा। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं था। तो खलीफा के नाम पे डिफरेंट डायनेस्टीज, जैसे उमैया डायनेस्टी, इनका टाइम फ्रेम देखो, राजधानी सीरिया थी। उमैयद के बाद अब्बासी आया। ठीक है, तो ये सब क्या थे? पावरफुल डायनेस्टी थी। और इस पावरफुल डायनेस्टी ने बगल के राज्यों पे आक्रमण करते थे, जीतते थे। और जैसे ही इनका शासन हो जाता था, बहुत तेजी से इस्लाम का प्रसार होने लगता था। ठीक है, तो ये तुम्हारा अफ्रीका तक पहुंच गया, नॉर्थ अफ्रीका तक। और इस काल में इस्लामी सभ्यता में विज्ञान, गणित, चिकित्सा, इनका काफी डेवलपमेंट हुआ। फिर देखो इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम। अब देखो, एकस्वरवाद, समानता का विचार व्यापक रूप से फैला और जाति और वंश आधारित भेदभाव को चुनौती मिली। देखो, इसका जो सबसे बड़ा, भारत में क्या हुआ ना, भारत में काफी सारा जाति प्रथा था। तो जब इस्लाम आया, इस्लाम का शासन आया, तो बहुत सारे लोग तो फोर्सफुली कन्वर्ट कराए गए। लेकिन जो लोअर कास्ट के हिंदू थे वे स्वेच्छा से इस्लाम को अपनाए, क्योंकि उन्हें
समानता का जो विचार था वो काफी प्रभावित किया। फिर इस्लामी समाज में दान, ज़कात और भाईचारा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फिर सांस्कृतिक प्रभाव में देखो मस्जिदें बनी, गुम्बद मीनार, ये सब जो भाषाएं जो थी इस्लाम के प्रभाव के कारण फारसी, अरबी, तुर्की भाषाओं का प्रभाव है। देखो फिर गणित में बीजगणित, दशमलव पद्धति, शून्य की समझ का प्रसार है। इस चीज को देखो एक समझा, ये इस चीज को समझो कि जो अरब वर्ल्ड जो था, अरब वर्ल्ड, देखो ये एक इम्पोर्टेंट रह गया। ये जो कैलीग्राफी, ये जो तुम वर्ड सुनते हो बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में चीजों को लिखा जाता था, कैलीग्राफी जिसको कहा जाता है, सुलेख, ये इस्लाम काल में विकसित हुआ। ठीक है। अब आगे ये समझो कि जो अरब वर्ल्ड थे वो बेसिकली ट्रेड करते थे। ट्रेड कहाँ से करते थे? इंडिया से और इधर यूरोप। इस बीच में अरब ट्रेडर्स ट्रेडर्स रहते थे। इंडिया से जैसे सामान लेके गए और यूरोप में सेल किए। तो इंडिया का जो भी साइंटिफिक नॉलेज था, दशमलव प्रणाली, बीज गणित, खगोल शास्त्र, ये सारा का सारा नॉलेज अरब अरब एक माध्यम बना और यहाँ से यूरोप तक पहुंचा। और यूरोप, ये नॉलेज पहुंचने के कारण यूरोप के रेनेसेंस में, पुनः जागरण में बहुत ही बड़ा योगदान मिला। अरब ने बहुत सारे बुक्स को ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेटेड बुक्स यूरोप पहुंचा। तो इसलिए बोला यूरोप के पुनर्जागरण संभव हो पाया। उसका बहुत बड़ा कारण था ज्ञान का आदान प्रदान, और ये आदान प्रदान अरब ट्रेडर्स के कारण हुआ। राजनीतिक प्रभाव, इस्लाम के कारण विशाल साम्राज्य बने, राशिद, उमैयद, ओटोमन एम्पायर, तुर्की का। तो ये सब, तो इस्लाम एक विश्वव्यापी धर्म बना और जिसका प्रभाव आज तक भी काफी है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रूसेड, धर्म युद्ध। तो एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले क्रूसेड हुआ किसके बीच था? तो क्रूसेड जो है धर्म युद्ध, ये इस्लाम और क्रिश्चियन, मतलब ईसाई और इस्लाम के बीच में हुआ। और इसका टाइम फ्रेम कब था? 11 से 13वीं शताब्दी। ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था, तो ये जो जेरूसलम था, उस उस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था। और ईसाई धर्म के लिए वो पवित्र स्थान है, ईसा मसीह का वो जन्म स्थान माना जाता है। तो उसको फ्री करना। मिडिवल एज में क्या होगा, जितने जो पोप था, ईसाई धर्म के धर्म गुरु था, उसने आह्वान दिया कि हमें अपना जो ईसा मसीह का जो जन्म स्थान है उसको फ्री करना है। और आज यही यरूशलेम इजराइल कंट्री के कब्जे में है। जो इजराइल और अरब में जो वार चल रहा है, सुनते होंगे, पैलेस्टीन और इजराइल का जो वार है, ये वार का सोचो कब से ये चला आ रहा है। क्रूसेड टाइम से ये, मतलब एक धार्मिक दृष्टिकोण से ये लड़ाई उस समय से चला रहा है। तो कुल मिलाकर लगभग 8 क्रूसेड हुआ। तो जो इम्पोर्टेंट क्रूसेड था वो ये था, जैसे 1096 से 49 में ईसाइयों ने यरूशलेम पर कब्जा कर मुस- मुस्लिमों को हरा दिया। द्वितीय में मुसलमानों ने ईसाइयों को हराया। अब तृतीय जो हुआ था वो रिचर्ड लायन हार्ट और मुस्लिम नेता सलादीन के बीच हुआ। ठीक है। तो अंततः क्या हुआ, जब दोनों को इस कंप्रोमाइज हुआ और ईसाइयों को यात्रा की अनुमति मिली। अब इसमें इंपॉर्टेंट है इसका प्रभाव क्या पड़ा क्रूसेड का। तो राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? पोप और चर्च की शक्ति कुछ समय के लिए बढ़ी। जब क्रूसेड में पहले जीता ईसाई, तो किसके नाम पर लड़ा था? पोप के नाम पर। इसलिए बोलते हैं शक्ति कुछ दिन बढ़ती बढ़। बाद की लड़ाइयों में क्या हुआ? हार हुई, इसलिए प्रतिष्ठा कमजोर हो गई। फिर देखो फ्यूडल लॉर्ड्स की शक्ति घटने लगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए घटा क्योंकि जो जो क्रूसेड जो लड़ाई हुई थी ना, वहां कोई सेंट्रलाइज राजा नहीं था। फ्यूडल लॉर्ड्स आर्मी भेजते थे, हर जगह से जो सामंत होते थे सेना लेकर आते थे और लड़ते थे। तो जब जीत मिली तो उनकी शक्ति बढ़ी। लेकिन जब बाद के क्रूसेड में हार गए, तो हारने के कारण फिर उनकी फ्यूडल सामंत, जो छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स का, छोटे छोटे राजा का, राजा नहीं को छोटे छोटे सामंत का,
छोटी छोटी जमीन के जो राजा होते, छोटे छोटे टुकड़े सेना का रखते थे। तो जब इनकी शक्ति घटेगी तो राजा की शक्ति बढ़ेगी जो केंद्र में रहता है। फिर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, यूरोप और एशिया के बीच में बिजनेस स्टार्ट हुआ, व्यापार वहां खुला, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था। जो तुम्हारा इस्लाम का जो शासन था और इधर यूरोप का, दोनों को जो एग्रीमेंट हुआ बिजनेस को बढ़ावा हुआ। ठीक है, तो मसाले, रेशम, कागज, चीनी मिट्टी, ये सब के अरब ट्रेडर्स इंडिया चाइना से ये सारे सामान लेकर यूरोप में पहुंचाते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, अब देखो अरब ने गणित, विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन ये कहाँ से सीखा, भारत से सीखा। और यूरोप वासियों ने अरबों से सीखा। और यही नॉलेज, यूनानी ग्रंथ, विज्ञान, चिकित्सा, इसी नॉलेज के कारण क्या हुआ, पुनः जागरण, रिनासेंस। और रिनासेंस पीरियड आने के कारण ही फिर क्या हुआ, चर्च जो बहुत ही सर्वशक्तिशाली हो गया था, चर्च के खिलाफ, चर्च में, ईसाई धर्म में जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास थी, उस रिनेसेंस पीरियड में लोग क्वेश्चन करने लगे। बड़े बड़े फिलोसफर वहां पर पुनः जागरण काल में आए, उन्होंने चर्च की सत्ता पे प्रश्न लगाए। और ये क्वेश्चन करने की जो हैबिट बनी, यही यही जो प्रश्न करने की, क्वेश्चन करने की जो हैबिट, यही तुम्हारा क्या हुआ, मॉडर्न साइंटिफिक, मॉडर्न साइंस का आविष्कार किया, जिसमें न्यूटन का जन्म हुआ। समझ में आ रहा है कैसे डेवलपमेंट हुआ है। रिनेसेंस आया, रिनेसेंस ने अंधविश्वास पे प्रश्न चिन्ह लगाया, बड़े बड़े फिलोसफर ने समाज को जागृत किया। और जब समाज जागृत हुआ, क्वेश्चन करने लगे अंधविश्वास पर, तो मॉडर्न साइंटिफिक टेम्परामेंट आया। साइंटिफिक टेम्परामेंट आया तो साइंटिस्ट आए, उन्होंने नए नए न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, साइंटिस्ट आए जिन्होंने खोज किया। ये सारे रिनेसेंस का ही प्रोडक्ट था। आप सोचो कि उस समय अंधविश्वास कितना था कि गैलीलियो ने बोला कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि बाइबल में ये मान्यता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो चर्च ने गैलीलियो को मृत्यु दंड दे दिया, उसे मार दिया गया। धार्मिक प्रभाव, ईसाई धर्म, क्रूसेड का धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा, ईसाई धर्म की एकता कमजोर क्योंकि हार गए। फिर चर्च पर सवाल उठने लगे, यही धर्म में सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन। जब धर्म में सुधार आंदोलन आया तो रेनेसेंस आया, जो मैं अभी समझा रहा था। तो ये आपका क्रूसेड का प्रभाव है। अब है कि यूरोप में सामंतवाद, ये लास्ट टॉपिक है। तो सामंतवाद, सबसे पहले तो फ्यूडल्स क्या होते हैं। तो फ्यूडल्स, देखो जब भी कोई एक मान लो कि स्टेट है, अगर सेंट्रलाइज है तो इसमें क्या होगा, एक छोटा सा राजा होगा। लेकिन जब ये राजा कमजोर होता है ना, ये कोई बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर हर जगह, ये मान लो छोटा सा स्टेट है, यहाँ कोई पावरफुल आर्मी बन गया, ये कोई पावरफुल बन गया, ठीक है, यहाँ भी कोई छोटा सा पावर, ये सब फिर क्या कहलाते हैं, फ्यूडल्स, सामंत, सामंत कहा जाता है। समझ में आ रहा है। तो यूरोप में क्या हुआ कि धीरे धीरे जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई रोमन साम्राज्य के बाद, तो बड़े बड़े सामंत, जिसको लॉर्ड्स कहा जाता है इंग्लिश में, उनका उद्भव हुआ। फिर छोटे सामंत, जिसको वैसल्स कहा जाता है, फिर उनका उद्भव हुआ। फिर सबसे नीचे किसान, सर्फ। ठीक है, तो राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। तो 5वीं शताब्दी में जब हमने पढ़ा था रोमन साम्राज्य का पतन हुआ 476 ईस्वी में, उसके बाद यूरोप में क्या हुआ, राजनीति, अराजकता और असुरक्षा फैल गया। तो जब भी असुरक्षा फैलता है, कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं है जनता को बचाने के लिए, तो जनता क्या होती है, आपस में ही यूनाइट होती है। और यूनाइट होके फिर एक छोटा सा कोई सरदार बनता है, जो उस जनता की रक्षा करती है। जैसे मान लो कोई छोटा सा, मान लो कि पंचायत है, कोई बचाने वाला नहीं, तो क्या होगा, गांव के आदमी आपस में यूनाइट होकर एक लीडर बनाएंगे कि हम लोग अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। या एक मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग यूनाइट हो गए कि हम लोग खुद अपनी सुरक्षा करेंगे। तो उस यूनिटी में कोई एक लीडर आएगा, उस लीडर को ये क्या बोलते हैं, फ्यूडल करते हैं, सामंत करते हैं। ये कब आता है, जब राजा, केंद्रीय सत्ता कमजोर होता है। तो यही स्थिति यूरोप में हुआ रोमन साम्राज्य के पतन के बाद। तो सामंतवाद या फ्यूडलिज्म व्यवस्था का जन्म हुआ।
और इसमें भूमि के बदले सैन्य अन्य सेवाएं दी जाती थी। इसमें क्या होता था कि राजा तो कमजोर है, तो अब राजा क्या चाहेगा, मान लो राजा को लड़ाई पे जाना है तो उसको सेना की जरूरत है। तो फिर ये सामंत क्या करते थे कि वो राजा को सेना देते थे। ठीक है, जैसे मान लो कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसी व्यवस्था हो गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को मान लो लड़ाई लड़नी, अब मान लो बिहार बिहार में का अपना आर्मी रहता है, तो बिहार भी देख लो भाई हम आर्मी भेज रहे हैं, उसके बदले हमें कुछ जमीन चाहिए, तो बिहार का जो सीएम रहेगा वो फ्यूडल बन जाएगा। वर्तमान में स्थिति है नहीं, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। फिर छोटे सामंत है तो वैसल्स, फिर किसान है, तो भूमि को क्या बोलते हैं, फिफ कहते हैं। तो राजा को जब भी लड़ाई पे जाना रहता तो ये सामंत आर्मी देती थी और राजा उसके बदले इसको जमीन देती थी। तो 9वीं से 13वीं शताब्दी में सामंतवाद यूरोप का प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था बन गया। ठीक है, तो असली शक्ति 9वीं से 13वीं शताब्दी में कहाँ थी, फ्यूडल्स के पास थी। और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। ये सब तो ठीक है। अब सामाजिक पक्ष, समाज उस समय कैसे था, इन भागों में बटा हुआ था। राजा और सामंत भूमि स्वामी हो गए, ठीक है, सबसे पावरफुल। फिर योद्धा, सैनिक जो सुरक्षा देते थे। फिर प्रीस्ट, पादरी, लास्ट में किसान, श्रमिक हो गए। ठीक है, इस काल में क्या था, मैं बड़ी बोला था कि चर्च बहुत ही पावरफुल हो गया था। मतलब उस समय इतना इतनी इतनी अंधविश्वास था कि लोग क्राइम मर्डर कर देते थे, और पादरी पादरी बोलता था कुछ पैसे जमा कर दो, तुम्हारा पाप, तुम भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया। तो फिर 14वीं से 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, 9वीं से 13वीं में तो फ्यूडलिज्म पूरा राइज था, तो 14वीं से 16वीं में सामंतवाद धीरे धीरे कमजोर होने लगा। और कमजोर होने का कारण यही सब था। पहला क्रूसेड, क्रूसेड में हार गया ना, तो हार गया तो सामंतवाद का जो पावर था वो घटने लगा। ठीक है, दूसरा, यूरोप और एशिया के बीच में क्या हुआ, थर्ड जो जो एग्रीमेंट हुआ था क्रूसेड के बाद, तो व्यापार बढ़ा। जब व्यापार बढ़ा तो किसान और व्यापारियों की स्थिति क्या हुई, अच्छी हुई। उनके पास, जब इनकी स्थिति अच्छी हुई तो सामंत की स्थिति कमजोर हो गई। ठीक है, और शहरी और व्यापार का विकास, अब जैसे बिजनेस का ग्रोथ होता है, शहर का ग्रोथ होता है, तो जो सामंत सामंत का मेन पावर क्या था, एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी के वो सामंतवाद थे। व्यापारी जो है शहर में रहते थे, तो ऑब्वियस एक नया क्लास आया जो सामंत के नियंत्रण से बाहर रहता है। सामंत का नियंत्रण मेन क्या है, रूरल एरिया में है। फिर आप यहाँ देखो ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ एक ऐसा इवेंट है जहां पर यूरोप की 1/3 जनसंख्या प्लेग जैसी बीमारी से मर गई। चूहा से बीमारी फैलती है, सोचो पूरा यूरोप का 1/3 पॉपुलेशन मर गया प्लेग से। जब मर गया तो किसान की संख्या कम हो गई, तो ऑब्वियस है कि किसान का इंपॉर्टेंस बढ़ गया समाज में, बार्गेनिंग पावर उसकी बढ़ गई। फिर राजाओं की शक्ति में वृद्धि हो गई। मैंने क्या बोला, जैसे ही सामंतों की शक्ति घटेगी राजा की शक्ति बढ़ेगी, तो राजा की शक्ति बढ़ेगी तो सेंट्रलाइज पावर बढ़ेगा। फिर जब नए हथियार और सेनाएं, बारूद, तोप, स्थायी सेनाओं के कारण, अब देखो नए हथियार जब आ गए ना और सेनाएं आ गई, तो पहले क्या था, राजा सामंत पर निर्भर रहता था कि वो सेना देंगे। तो अब नई सेना आ गई तो सामंत जो सेना देती थी उसकी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा, जब नए हथियार आ गए, पहले क्या था, सारी लड़ाई आदमी जितनी ज्यादा संख्या होगी सोल्जर्स की, उतने अच्छा से आसानी से वो लड़ाई जीतेगा। लेकिन जब हथियार आ गए ना, बारूद तो ये सब आने से क्या हुआ कि किसी के पास कम सेना भी है लेकिन टेक्नोलॉजी आ गई लड़ाई में। तो टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ कि नंबर ऑफ सोल्जर्स का इंपॉर्टेंस घट गया। जब नंबर ऑफ सोल्जर्स का इंपॉर्टेंस घटा तो सामंतों की भूमिका भी क्या हो गई, कम हो गई। उनका मेन मेन उनके पास क्या पावर था, नंबर ऑफ सोल्जर्स का, जो आर्मी को देते थे, राजा को प्रोवाइड करते थे। फिर धार्मिक बदलाव, चर्च पर प्रश्न उठे। मैंने बताया था ना कि जो 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में चर्च बहुत ही पावरफुल हो गया। इसी टाइम फ्रेम में सामंतवाद भी अपने चरम पे था। चर्च में अंधविश्वास आ गया, ईसाई सब कुछ। तो जब धर्म सुधार का आंदोलन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले चर्च पे ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। तो ये आपका, तो इन सब कारणों से आपका सामंतवाद का पतन हुआ।
तो चर्च पे क्वेश्चन उठा तो सामंतवाद पे भी क्वेश्चन उठा। ठीक है, रेनेसेंस पीरियड, पुनर्जागरण क्या था? सामंतवाद का ही जब खत्म होने लगा, या पुनर्जागरण सामंतवाद के खत्म होने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो आपका ये कंप्लीट ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका है। ठीक है, आप एक बार सुनो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और एक पेज में बनाओ शॉर्ट नोट्स। एग्जाम से पहले आराम एक पेज को आप देखो और अपने हाथ से लिखो, हाथ से लिखा हुआ नोट्स ही याद रहता है। तो जितना छोटा लिखो और एक पेज में चीजों को खत्म कर दो, और वो कोशिश करो बन जाएगा वो। तो ठीक है, और आप लोग चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर के भी वीडियोस इस पर अवेलेबल है, इस चैनल पे, जो आपको काम आए।